एक बार हम थोड़ा सा अपना रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है, उसके नोटेशन क्या है और वो कैसे आया। तुमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो क्यूबिक इक्वेशंस के रियल रूट हमें नहीं मिल रहे थे, इसलिए वहाँ हमें एक सेट डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी और वो जो सेट था वो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन कौन सी है। पहले हमने देखा था कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देख सकते हैं और उसको हम एक्स वाई प्लेन में उसको कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम विद द एक्स वाई प्लेन में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म देखी थी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखने के लिए हमें सबसे पहले उसका आर पता हो। आर कुछ और नहीं, वो ओरिजिन से उस फिक्स पॉइंट का क्या है डिस्टेंस। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम उसको निकाल सकते हैं। वो जो आर है वो था अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो थीटा है, थीटा हमारा फिक्स एक्स एक्सिस के साथ उसने कितना एंगल बनाया है थीटा। थीटा जो है वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है या फिर एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास वो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, मतलब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास थीटा निकल कर आता है tan इनवर्स y बाई एक्स। फिर आपको ये देखना है कि आपसे कौन सी कि थीटा जो है वो आपसे कौन से रीजन में पूछा है। फिर हमने ये देखा था कि जो रिमन शीट्स है वो और कुछ नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स रिमन शीट्स क्या था कि मतलब ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक प्लेन की तरह काम कर रहा है और वो बहुत सारी एक प्लेन नहीं है, वो बहुत सारे प्लेन से मिलकर बना है, ठीक है। और ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो हमें ये बताती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक प्लेन नहीं है, वो बहुत सारे प्लेन से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हमने देखा था 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई की, मतलब वो हर टाइम अपनी एक नई शीट लेता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं उन सारे प्लेन से मिलकर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। तो यही कंसेप्ट हमने कहाँ से आया था, रिमन शीट से आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें अगर पोलर फॉर्म लिखनी है तो हमें आर और थीटा पता हो। फिर हमें देखना होता है कि थीटा अगर मेरा 0 से 2 पाई है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देता है। फर्स्ट में तो आपका थीटा, सेकंड में आपका पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो हमारे इस रीजन को फॉलो करती है -पाई टू पाई, मतलब अपर हाफ प्लेन में तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है और लोअर हाफ प्लेन में जो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशंस को फॉलो करती है। तो ये था। और जो हमारा आर्ग्यूमेंट है यानी कि जो जनरल आर्ग्यूमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा। मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + √3 आइटा, इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो कितना आएगा, वो π/3 आएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हो, π/3 + 2n पाई। हमने देखा था कि अगर हम उसके आर्ग्यूमेंट में अगर हम 2n पाई वाला फैक्टर भी ऐड कर दें तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 2n पाई वाला फैक्टर हमने इसलिए ऐड किया था क्योंकि कोस और साइन जो है वो हमारे पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई। इसकी बताओ क्या आएगी, 1 - √3 आइटा, ये -π/3 आएगी। और आप ये भी कह सकते हो कि इसका 5π/3 जब आपका थीटा बिलोंग करता हो 0 और 2 पाई के बीच में। और आप -π/3 + 2n पाई भी लिख सकते हो। इसका आएगा 2π/3 और आप इसको लिख सकते हो 2π/3 + 2n पाई।
और इसका आएगा -2π/3 प्लस 2n π। अब ये देखो, ये हमने कैसे निकाला, 1 + √3 आइटा। आर्ग्यूमेंट आप निकालते हो tan थीटा इक्वल टू आप निकालते हो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो यहाँ से y/x कितना आ जाएगा, √3। अब ये कितने पे होता है, 60 पे। तो 60 इंटू में थीटा कितना आ गया, π/3। तो आपको ऐसे ही निकालने हैं सब। अब ये देखो आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई आपका कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई आपका 0 होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई आपका 0 क्यों होगा वो आप देखो। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है आपका पाई वो यहाँ गिवन है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपके पॉइंट की एलोकेशन गिवन है। और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन फॉलो करना। तो आप ये देखो कि उसने एक्स एक्सिस के साथ में कितनी डायरेक्शन उसने कितनी यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पे कितना एंगल बनाया है, 0। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई हमेशा 0 होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा मतलब आपका जो आइटा है वो वाई एक्सिस पे गिवन है पॉइंट की एलोकेशन, यहाँ से नहीं। देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई आपका 0 क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि जो पॉइंट की एलोकेशन है वो आपकी एक्स एक्सिस पे गिवन है। और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन जब आप निकालते हो किसके रेफरेंस पॉइंट में निकालते हो, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट में मान के। अब ओरिजिन से इस एक्स एक्सिस पे इसकी कितना डायरेक्शन हुआ, 0। तो इसलिए इसका आर्ग्यूमेंट 0 आया था। आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा आपका कितना है, वो वाई एक्सिस पे है और ओरिजिन को रेफरेंस मानते हुए उसने कितना एंगल बनाया, π/2। तो इसका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा π/2। और आप इसमें +2nπ वाला फैक्टर भी ऐड कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ -e का मतलब है कि जो आपका पॉइंट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गिवन है। अब यहाँ पे पॉइंट की एलोकेशंस का है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गिवन है। तो पॉइंट डायरेक्शन कितनी आई, -π। तो ये आ जाएगा -π + 2nπ। नहीं, अब आप यहाँ एक चीज़ देखो, ये गलत होगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज -π to π पे जब आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो आ रहा है -π। जब आप क्लॉकवाइज देखोगे तो आंसर आ रहा है π। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट -π और π दो, वो तो गलत है ना, एक ही आना चाहिए। तो इसलिए जब भी हम ये लिखते हैं तो हम एक साइड से पॉइंट को इंक्लूड करते हैं और दूसरी साइड से एक्सक्लूड करते हैं। अब मैंने यहाँ पे पाई को इंक्लूड किया हुआ है तो इसलिए इसका आंसर पाई आ जाएगा। अब -3 आइटा मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये पॉइंट गिवन है -3/2। तो पॉइंट की एलोकेशन कितनी आ जाएगी, -π/2 + 2nπ। और आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 आपका नॉट डिफाइन होता है। वो नॉट डिफाइन क्यों होता है, जब आप इसको लिखोगे tan इनवर्स 0/0 आपका नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से ओरिजिन तक पहुंचने के लिए उसने कितना एंगल टर्न किया, ओरिजिन से ओरिजिन तक पहुंचने के लिए वो चाहे कितना भी एंगल टर्न कर दे, रहना तो उस पॉइंट को ओरिजिन पे ही है ना, ठीक है। तो इसलिए उसका जो एंगल है ओरिजिन पे ही, इसलिए इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो नॉट डिफाइन है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने देखा कि जो हमने क्वेश्चन किया था कि
मैंने आपको बोला था कि आपको जनरल आर्ग्यूमेंट निकालना है, फाइंड जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आइटा, और आपने बताया था मेरे को π/3 प्लस 2n पाई, ठीक है। और आपका जो n है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। अब आप ये देखो ना कि जो जनरल आर्ग्यूमेंट है वो आपका एक ऑपरेटर की तरह काम नहीं कर रहा है, एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है ना, मतलब आप उसके अंदर कुछ इनपुट डाल रहे हो और वो आपको कुछ आउटपुट दे रहा है, ठीक है। देखो आपने आर्ग्यूमेंट के अंदर जब 1 प्लस रूट 3 आइटा डाला, आपने एक इनपुट डाला, वो आपको आउटपुट कभी तो π/3 दे रहे हैं, कभी वो आपको π/3 माइनस 2 पाई दे रहे हैं, कभी वो आपको π/3 प्लस 2 पाई, एंड सो ऑन। एक इनपुट के आपको वो बहुत सारी आउटपुट्स दे रहा है। तो ऐसा काम आपने कहाँ सुना था? फंक्शन में देखा था ना। जब हम रियल में फंक्शंस पढ़ते हैं तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, आप कुछ इनपुट डालते हो और आपको उसका कुछ आउटपुट मिलता है, लेकिन आपको एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलता है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इनपुट के आपको बहुत सारे आउटपुट्स मिल रहे हैं। अगर मैं इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करने की कोशिश करूं तो मैं इसकी डोमेन और रेंज को डिफ़ाइन कर सकती हूँ। तो मैंने इसको इसकी डोमेन डिफ़ाइन करने की कोशिश करी कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0, ये इसकी डोमेन, और इसकी रेंज मैंने रख दी रियल। तो इस टाइप के जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे उन सबको हम मल्टी वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। जिसकी स्टडी मल्टी वैल्यूड फंक्शन और कुछ नहीं, वो एक क्या कहते हैं, वो एक जिसकी स्टडी हम सेपरेटली शीट पे एक फंक्शन की तरह जो काम कर रहा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। एक इनपुट की आपको बहुत सारी आउटपुट मिल रही हैं, लेकिन वो अलग अलग शीट पे काम कर रही हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अगर मैं इनकी रेंज को डिफाइन कर दूं, मतलब कि अगर मैं इसकी डोमेन को तो फिक्स रखें, और मैं इसकी रेंज को डिफाइन कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आया? सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम, और इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और कुछ नहीं, 2n पाई वाला फैक्टर छोड़ के ये आगे जो होता है ये आपकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वही होता है जो जनरल आर्ग्यूमेंट में 2n पाई वाला फैक्टर आप छोड़ दो, जो बचेगा आगे वो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। अब हम मल्टी वैल्यूड फंक्शंस देख लेते हैं। जो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस थे हमारे, वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ब्रांच कट, या हम उसको ब्रांच लाइन भी कह सकते हैं। और सेकंड हमारा होता है ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट क्या होता है? ब्रांच, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 0, तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप बोलोगे कि इसका रेफरेंस पॉइंट z इक्वल टू 0 है। तो ब्रांच पॉइंट और कुछ नहीं, ब्रांच पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट है जो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है। इसका रेफरेंस पॉइंट 0 आया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेफरेंस पॉइंट कितना होगा, तो आप कहोगे z इक्वल टू 1 इसका रेफरेंस पॉइंट है। तो आप जब इसका -π to π, ठीक है, फिर आप π to 3π देखोगे, जब आप 3π to 5π देखोगे, तो आपने देखा -π to π
ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, फिर ये डायरेक्शन, फिर पाई टू 3 पाई गया तो वो पाई से 3 पाई गया ये, फिर 3 पाई से 5 पाई गया। तो इसका मतलब ठीक है, तो ब्रांच पॉइंट क्या है? ब्रांच पॉइंट और कुछ नहीं, वो एक रेफरेंस पॉइंट ही है जो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है। उसके बाद आता है ब्रांच कट। ब्रांच कट क्या है? जैसे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इसका एक रेफरेंस पॉइंट था। अब रेफरेंस पॉइंट था तो मैंने माइनस पाई टू पाई देखा एंटी क्लॉकवाइज, फिर माइनस पाई, फिर पाई अपर हाफ प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज, लोअर हाफ प्लेन में क्लॉकवाइज। जब वो पाई टू 3 पाई गया तो पाई टू 3 पाई गया तो ये, 3 पाई टू 5 पाई गया तो ये, तो मतलब ये वाली लाइन। मतलब ब्रांच कट जो है वो एक लाइन है जिसके अबाउट हमारी जो शीट है वो चेंज हो रही है। जैसे इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस से हमारी जो शीट है वो चेंज हो रही है, दैट मीन एक ऐसी लाइन जिससे हमारी शीट चेंज हो जाए उसे हम ब्रांच कट कहते हैं। ब्रांच कट हमेशा हमारा ब्रांच पॉइंट से स्टार्ट होगा। ब्रांच इसमें हमारा रेफरेंस पॉइंट 0 था तो ब्रांच कट हमेशा ब्रांच पॉइंट से स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका रेफरेंस पॉइंट था z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 हमारा ब्रांच पॉइंट था। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। अब आप ये देखोगे कि वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के, ये इसका परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के थ्रू हमारा पॉइंट रिमूव करेगा। अब इसके पीछे वाली जो भी लाइन होगी ये सारा हमारा क्या है? ब्रांच कट है। अब आप ये बताओ कि f ऑफ z इक्वल टू रूट जेड, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है या सिंगल वैल्यूड फंक्शन है? अब हम पहले इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं, z इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा। तो f ऑफ r e की पावर आइटा थीटा इक्वल है r e की पावर आइटा थीटा की पावर 1/2, r की पावर 1/2 e की पावर आइटा थीटा की पावर 1/2। अब पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो इसको कैसे ओपन करना है? हमने बीएससी में एक डी मूवियर्स थ्योरम पढ़ी थी। वो क्या कहती है? डी मूवियर्स थ्योरम। वो कहती है कि e की पावर आइटा थीटा की पावर 1/n है। अगर मेरी पावर फ्रैक्शन में है और हम इसको अंदर लेके जाएं तो e की पावर आइटा थीटा प्लस में 2k पाई बाई n, और जो k है मेरा वो वेरी करता है 0 से n-1 तक। तो आपको इसका निकालना है। अब यहाँ आप अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो। यह आपका एक फॉर्मूला था। तो जब आप यहाँ रखोगे तो यहाँ कैसे आएगा? f ऑफ r e की पावर आइटा थीटा इक्वल है r की पावर 1/2 e की पावर आइटा थीटा प्लस 2k पाई बाई 2, और जो k है वो मेरा 0 और 1 आ गया। ऐसे ही मैं अगर आपसे स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने से पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं रियल में इस चीज़ को डिफाइन करूं कि f ऑफ x इक्वल टू रूट x है, क्या ये एक फंक्शन है?
आप कहोगे हाँ ये एक फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और इसको की अगर मैं डोमेन लिखूँ तो वो है 0 to इन्फिनिटी और 0 to इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है आपके अकॉर्डिंग वो 2 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा, प्लस 2 होगा, या कुछ कह नहीं सकते। आप कहोगे कि 2 होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स क्या है, रियल में सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। बट आप कॉम्प्लेक्स में देखोगे अभी तो आप देखना क्या है, आप स्क्वायर रूट निकालो 4 का, यहाँ रखो, इसमें क्या आएगा 4 की पावर 1/2 ई की पावर आइटा 0 प्लस 2k π/2 और आपका k कितना है 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 2 ई की पावर आइटा 0 और 2 ई की पावर आइटा पाई, तो ये कितना आया 2 और -2। आपने देखा कि 4 का स्क्वायर रूट 2 और -2 आया। इसका मतलब 4 की जो पोलर फॉर्म बनी है, पोलर फॉर्म में लिख के ये आई है 2 और -2। 4 की 2 और -2 दो रूट आए, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 क्या है, एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। बट इन रियल वो क्या था, एक सिंपल फंक्शन की तरह काम कर रहा था। तो ऐसे ही अगर आप रूट z के अलावा z की पावर 1/3 के निकालोगे तो 3 रूट आ जाएंगे, z की पावर 1/n के निकालोगे तो n रूट आ जाएंगे, सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आइटा का, वो क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 1 + 2 आइटा, 2 + आइटा, 1 - 2 आइटा और डी है 2 - आइटा। तो आप ऐसे मत कर, इसका जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि आप इस नंबर को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर के को वेरी कराओ। बट एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा प्रॉपर मेथड लगाएं। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कोई ना कोई इन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा। तो मैंने लेट कर लिया इसका एक 3 + 4 आइटा का जो स्क्वायर रूट है वो +a + आइटा b की फॉर्म में होगा। स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड, तो वो आएगा 3 + 4 आइटा इक्वल है a + आइटा b का होल स्क्वायर। अब आप इनको बाय ऑप्शन चेक करो, जिसका स्क्वायर ये बनता है वही इसका ऑप्शन होगा। हमने फर्स्ट ऑप्शन उठाया, 1 + 2 आइटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, a² + b² + 2ab। ओपन करो, 1 + 4 आइटा का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × में 2 आइटा कितना आया, 1 - 4 + 4 आइटा, 4 आइटा -3, मतलब कि -3 + 4 आइटा। ए ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे ही आप बी ऑप्शन चेक करो तो कितना आ जाएगा, 4 + आइटा स्क्वायर प्लस में 2 × 2 × आइटा, 4 - 1 + 4 आइटा कितना आया, 3 + 4 आइटा। तो ये इसका आंसर होगा। इसका एक और मेथड है, वो मेथड क्या है, सेकेंड मेथड, या आप इसको सेकेंड फॉर्मूला बोल सकते हो डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का। रूट a + आइटा b इक्वल है ± अंडर द रूट ऑफ mod z + a/2 प्लस आइटा अंडर द रूट ऑफ mod z - a/2 जब आपका b > 0 है तो, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ mod z + a/2 माइनस आइटा अंडर द रूट ऑफ mod z - a/2 जब आपका b < 0 हो। ठीक है, ये आपका एक सेकेंड मेथड है। अब इसके बाद हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म देखी, पोलर फॉर्म देखी। उसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है वेक्टर फॉर्म,
कि हम वेक्टर फॉर्म में कैसे देख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। वेक्टर फॉर्म क्या है कि हमारे पास मानो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट इन द एक्स वाई प्लेन की फॉर्म में देख सकते हैं। अब ये और कुछ नहीं, ये एक्स वाई प्लेन में अगर मैं इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को देखूँ तो एक्स वाई प्लेन में यहाँ कहीं लाई करेगा। अगर मैं इसको ओरिजिन से, अगर किसी पॉइंट को ओरिजिन से जॉइन कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी हम एक वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, उसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी पोजीशन वेक्टर। अब मैं इसकी पोजीशन वेक्टर लिखूं, मतलब उसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं, तो वो कैसे लिखी जाएगी, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। अब ऐसे ही अगर मेरे पास दो पॉइंट है z1 इक्वल टू x1 प्लस में आइटा y1, z2 इक्वल है x2 प्लस में आइटा y2, तो मानो ये x1 प्लस आइटा y1 कहीं यहाँ लाई करेगा मेरा एक पॉइंट, दूसरा है x2 y2 पॉइंट, x2 y2 पॉइंट, इन दोनों को ओरिजिन से ज्वाइन किया। अब हमने वेक्टर के अंदर दो ला पढ़े थे, वो दो ला हमारे क्या कहते हैं, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, उनको मैंने ओरिजिन से मीट किया। ये था x1 y1 और ये था x2 y2, इन दोनों की डायरेक्शन ये थी। तो हमने वेक्टर के अंदर दो ला पढ़े थे, एक ट्रायंगल ला और एक पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम के लिए हमने क्या किया था, आप इन्हीं को आगे एक्सटेंड कर दो और इसके मिड डायगोनल को इससे मैच कर दो, तो ये क्या होता था z1 प्लस z2। और एक आपने पढ़ा था ट्रायंगल ला, ट्रायंगल ला क्या कहता है, इसके डायगोनल को मैच कर दो, ये आता था z1 माइनस z2 वेक्टर। हमने वेक्टर में दो ला पढ़े थे, एक ट्रायंगल ला और सेकंड हमारा पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम के लिए हमने इस डायगोनल को मीट किया। अब क्या था, जैसे कि z1 प्लस z2 क्या आएगा, वो x1 प्लस x2 प्लस में आएगा y1 प्लस y2, z1 माइनस z2 करूँ तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 प्लस में आएगा y1 माइनस y2। जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में देख रहे थे तो ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, जब इसको वेक्टर की फॉर्म में देखें तो ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि z1 माइनस z2 का जो मोड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो और कुछ नहीं, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 का। ठीक है, ऐसे ही आप z1 प्लस z2 के मोड को रिप्रेजेंट करो तो वो क्या होता है, ये भी डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। आपने बीएससी में जब वेक्टर्स फॉर्म पढ़े थे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ा था, तो वहाँ पे ट्रायंगल ला जब पढ़ा था तो ट्रायंगल ला क्या कहता है, आप इसको एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोल सकते हो। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि सम ऑफ टू साइड is always greater than थर्ड साइड। मतलब ट्रायंगल ला आप ये यहाँ देखोगे, जब आपने इन दो पॉइंट्स के इनसे मैच किया था तो ये एक ट्रायंगल बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे।
तो ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं, ये आपका मानो Z1 था, ये आपका Z2 था, ये आपका Z1 प्लस Z1 माइनस Z2 था। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इन दो सम का साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ ना, Z1 प्लस Z2 का मोड इज़ ऑलवेज लेस देन Z1 के मोड से प्लस में Z2 के मोड से। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो अब कि इसका जो मोड है ये ग्रेटर देन होगा किससे, फर्स्ट जो आपका रिज़ल्ट बन रहा है यहाँ से वो ये है कि Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2 का मोड Z1 प्लस Z2 के मोड से। सेकंड है कि Z1 माइनस Z2 का मोड लेस देन है Z1 के मोड से और Z2 के मोड से, ये ग्रेटर देन होगा Z1 माइनस Z2 के मोड से। ये हमारा ज़्यादा आगे यूज़ होगा। अब आप एक बात बताओ, रियल के अंदर मोड x इक्वल टू 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना, 2 और -2, मतलब ये है कि आप एक ऐसा x ढूंढो जिसका डिस्टेंस 0 से 2 और -2, मतलब एक लाइन पे देखेंगे हम जिसका डिस्टेंस 2, एक ऐसा x ढूंढो, वो x क्या होगा, वो 0 होगा, जिसका डिस्टेंस 0 से क्या है 2 और -2 हो। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1 का मोड इक्वल टू 3 है, इसका मतलब क्या है कि आप एक ऐसा x ढूंढो रियल लाइन पे जिसका डिस्टेंस -2 और 4 हो 1 से, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं कॉम्प्लेक्स में बात करूं, कॉम्प्लेक्स में क्या है, मोड z इक्वल टू z माइनस 0 इक्वल टू 2, मतलब आपके पास मोड z इक्वल टू 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि 2 मतलब वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना ऐसे। ठीक है, जिसका सेंटर 0 है और रेडियस कितनी है 2, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर रिप्रेजेंट करती है एक सर्कल को जिसका विद सेंटर 0 है एंड रेडियस कितनी है 2। ऐसे ही अगर आपको इसके एक जनरल फॉर्म दिखाई दे इस टाइप की कि मोड z माइनस a का मोड इक्वल टू r है, तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका विद सेंटर a एंड रेडियस r। ठीक है, अगर आपको सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट बताना हो कि वो किस फॉर्म का होगा, तो वो है z माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा, और थीटा बिलोंग करता है 0 से 2 पाई के बीच में, तो वो इस फॉर्म का होगा z इक्वल टू ए प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, अगर आपको z माइनस 1 का मोड इक्वल टू z प्लस 1 का मोड, अगर मैं रियल में बात करूँ, इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1 का मोड इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, आप रियल लाइन पे, इसका मतलब यही है ना, इट मीन्स आपको एक ऐसा पॉइंट x ढूंढना है जिससे 1 एंड माइनस 1 का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, यही है। ऐसे ही आपको कॉम्प्लेक्स में इसका मतलब क्या है,
ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाई एक्सिस वाली लाइन सेगमेंट, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मतलब ये रिप्रेजेंट करती है वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 0 की बात कर रहा है ये यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको जनरल बताऊँ यहाँ पे कि अगर आपको z माइनस z1 का मोड इक्वल टू z माइनस z2 का मोड ऐसी कोई फॉर्म दिखे तो ये रिप्रेजेंट करती है लोकस को। लोकस ऑफ z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन segment joining z1 and z2। जैसे आप एक क्वेश्चन कर लो इसी पे बेस्ड कि z माइनस 1 का मोड इक्वल है z प्लस आइटा का मोड। आपको इसका लोकस बताना है। लोकस ऑफ z कितना होगा? तो आपने देखा कि 1 और आइटा, यहाँ कहीं आपका 1,0 वाला पॉइंट होगा, यहाँ कहीं आपका 0, आइटा वाला पॉइंट होगा। तो ये इस लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ये होगा। तो ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स, इट मीन्स इसका जो z का लोकस है वो y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना है कि z माइनस आइटा का मोड इक्वल है z प्लस 3 आइटा का मोड। आपको फाइंड करना है लोकस ऑफ z इज। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।